इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका जिक्र होते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झकझोर दिया। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। लेकिन सवाल यह है, क्या हिटलर बचपन से ही राक्षस था या परिस्थितियां, असफलताओं और नफरत ने उसको ऐसा बनाया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिटलर के जीवन की शुरुआत, उसके बचपन से लेकर उसके टूटते सपनों तक। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ब्राउनau एम इन नामक छोटे से शहर में हुआ, जो उस समय ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उसके पिता का नाम था एलोइस हिटलर, एक सख्त अनुशासन प्रिय सरकारी कर्मचारी, और उनकी मां का नाम था क्लारा हिटलर, एक शांत, धार्मिक और बेहद स्नेही महिला थी। हिटलर अपने पिता से डरता था, लेकिन माँ से बहुत प्यार करता था। बाद में हिटलर खुद मानता है कि उसकी माँ ही उसके जीवन का सबसे भावनात्मक सहारा थी। हिटलर का बचपन सामान्य नहीं था। उसके पिता अक्सर उसे पीटा करते थे और डांटते थे। एलोइस चाहते थे कि उनके उनका बेटा भी सरकारी नौकरी करे, लेकिन हिटलर का सपना कुछ और करने का था। वह घंटों ड्राइंग करता था, इमारतों की स्केच बनाता था। उसे इतिहास और कला पसंद थी, लेकिन गणित और विज्ञान से वह नफरत करता था। यहीं से पिता और पुत्र के बीच, दोनों के बीच टकराव पैदा हुआ। स्कूल में हिटलर औसत छात्र था। शुरुआत में ठीक प्रदर्शन, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसका मन पढ़ाई से हटता चला गया। पिता की मौत 1903 के बाद हिटलर ने स्कूल लगभग छोड़ दिया। उसे लगा अब कोई उसे रोक नहीं सकता। वह खुद को भविष्य का महान कलाकार समझता था। 1907 में हिटलर गया वियना, यूरोप की कला राजधानी। उसने आवेदन किया वियना की फाइन आर्ट्स अकादमी में, लेकिन रिजेक्ट कर दिए गए। रिजेक्ट होने का कारण था उसकी पेंटिंग्स तकनीकी रूप से कमजोर थी। यह हिटलर के जीवन का पहला झटका था। इसी साल हिटलर की मां क्लारा की कैंसर से मौत हो गई। यह घटना हिटलर के अंदर उसे तोड़ दी। हिटलर को अब वह पूरी तरह अकेला था। कोई परिवार नहीं था, कोई स्थिर आय नहीं थी, और सपने चकनाचूर थे। अगले कुछ साल हिटलर ने बेघर आश्रय में बिताए, छोटी मोटी पेंटिंग्स बेचकर जीवन चलाए। इन्हीं सालों में उसके भीतर नफरत और असंतोष पनपने लगा। वियना का माहौल, कट्टर राष्ट्रवाद, यहूदी विरोधी विचार और उसके दिमाग में जहर घोलने लगे। एक असफल कलाकार, एक टूटा हुआ इंसान, और एक ऐसा युवक जिसके सपने बिखर चुके थे। लेकिन इतिहास में अक्सर सबसे खतरनाक बदलाव सबसे अंधेरे दौर में ले जाते हैं। 1908 से 1913 तक हिटलर वियना में भटकता रहा। यह शहर सुंदर था, लेकिन हिटलर के लिए यह शहर बना नफरत की प्रयोगशाला। वह गरीब था, बेघर था, और खुद को समाज द्वारा ठुकराया हुआ महसूस करता था। वह घंटों कैफे और सार्वजनिक सभाओं में राजनीतिक भाषण सुनता। यहीं से उसके दिमाग में कुछ खतरनाक विचार लेने लगे। वियना उस समय कट्टर राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी राजनीति का केंद्र था। अखबारों, पोस्टरों और नेताओं द्वारा यहूदियों को जर्मनी की समस्याओं का कारण बताया जाता था। हिटलर ने अपनी असफलता का दोष धीरे धीरे दूसरों पर डालना शुरू कर दिया, और वो सोचने लगा, मैं असफल नहीं हूँ, मुझे असफल बनाया गया है। यह सोच आगे चलकर होलोकॉस्ट की नींव बनी। हिटलर ने इतिहास नहीं, बल्कि कट्टर विचारधाराएं पढ़ी। नस्लीय श्रेष्ठता, चरम राष्ट्रवाद, तानाशाही नेतृत्व की कल्पना। उसे लोकतंत्र कमजोर लगता था। उसे लगता था दुनिया को एक मजबूत नेता चाहिए, और धीरे धीरे वह खुद को उस नेता के रूप में देखने लगा। 1913 में हिटलर वियना छोड़कर म्यूनिख जर्मनी चला गया। कारण वह ऑस्ट्रेलियाई सेना में भर्ती नहीं होना चाहता था। उसे जर्मनी से अजीब सा लगाव था, लेकिन किसे पता था कि यही शहर उसके जीवन की दिशा बदल देगा। 1914 में पूरी दुनिया युद्ध की आग में जलने लगी। प्रथम विश्व युद्ध। हिटलर ने खुशी खुशी जर्मन सेना ज्वाइन की। पहली बार उसे लगा कि उसे कोई मकसद मिला है।
हिटलर एक फर्टलाइम सैनिक था। वह डरपोक नहीं था, लेकिन असाधारण भी नहीं। वह आदेशवान था, खामोशी से काम करता। उसने कई लड़ाइयाँ देखी, कई दोस्त खोए। 1916 में वह घायल हुआ। 1918 में गैस अटैक से अस्थायी रूप से अंधा हो गया। युद्ध के दौरान हिटलर को आयरन क्रॉस सम्मान मिला। यह उसके जीवन का पहला बड़ा सम्मान था। अब वह खुद को महत्वपूर्ण समझने लगा। सेना ने उससे पहचान दी, उस जो समाज कभी नहीं दे पाया उसको। 1918 में जर्मनी हार गया, राजा गया, सेना टूटी, देश अपमानित हुआ। जब हिटलर को हार की खबर मिली, वह अस्पताल में था। उसके लिए यह सिर्फ हार नहीं थी, यह एक विश्वासघात था। उसने माना कि राजनेताओं ने सेना की पीठ में छुरा घोंपा है। युद्ध खत्म हो गया और लेकिन हिटलर के भीतर एक और युद्ध शुरू हो चुका था। गुस्सा, अपमान, बदले की भावना। उसने ठान लिया, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। यहीं से एक सैनिक, एक राजनीतिक योद्धा बनने लगता है। ये युद्ध ही को खत्म हो चुका था, लेकिन जर्मनी हार मानने की तैयारी नहीं था। सड़कों पर खून, भीख भूख थी, लोगों के दिलों में गुस्सा और दिमाग में एक ही सवाल, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और इसी सवाल का जवाब बनने वाला था एडोल्फ हिटलर। 1919 का जर्मनी एक टूटा हुआ देश है। बेरोजगारी, महंगाई, अपमानजनक वसारे संधि, सेना की कटौती, जनता में असंतोष। लोगों को चाहिए था एक ऐसा इंसान जो उन्हें दोषी बताए और उम्मीद भी दे। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन सेना में ही रहा, लेकिन अब उसका काम बदल गया। सेना ने उसे छोटी राजनीतिक समूहों पर नजर रखने भेजा। इसी दौरान वह एक पार्टी की बैठक में पहुंचा, जर्मन वर्कर्स पार्टी। मीटिंग छोटी थी, लोग कम थे, लेकिन जैसे ही हिटलर ने बोलना शुरू किया, कमरा खामोश हो गया। उसकी आवाज में गुस्सा था, शब्दों में आग और बातों में लोगों के दर्द का आईना। लोग पहली बार खुद को सुना हुआ महसूस कर रहे थे। हिटलर कोई विद्वान नहीं था, लेकिन वह जानता था कब चिल्लाना है, कब चुप रहना है, कब दुश्मन दिखाना है। वह भी भीड़ को भावनाओं में नियंत्रित करता था। यहीं से उसकी असली ताकत सामने आई। 1920 में जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदला गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी। हिटलर बना इस पार्टी का चेहरा। पार्टी का झंडा लाल रंग, सफेद गोला और काला स्वास्तिक। यह प्रतीक नहीं, एक चेतावनी थी। हिटलर समझ चुका था, राजनीति सिर्फ विचार नहीं है, दृश्य प्रभाव भी है। एक जैसे यूनिफॉर्म, बड़े झंडे, नारों की गूंज, मार्च करती भीड़, सब कुछ सोचा समझा था। लोगों को लगा ये लोग मजबूत हैं। नाजी पार्टी ने बनाई ऐसे ब्राउन शर्ट्स, इस इनका नाम काम था विरोधियों को डराना, मीटिंग्स में हिस्सा, हिंसा, सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन। राजनीति अब शब्दों से अब आगे बढ़कर लाठियों तक पहुंच चुकी थी। 1923 में हिटलर ने सोचा, अब या अब या कभी नहीं। उसने सरकार गिराने की कोशिश की। इसे कहा गया म्यूनिख पुट्स, लेकिन यह योजना विफल रही। पुलिस ने गोली चलाई, 16 नाजियों की जान चली गई और हिटलर गिरफ्तार हो गया। मुकदमा चला, लेकिन हिटलर ने कोर्ट को अपने प्रचार का मंच बना ले दिया। वहां जजों उनके सामने घंटों भाषण देता, अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगी। वह अपराधी नहीं, राष्ट्रवादी नायक बनता जा रहा था। हिटलर को 5 साल की सजा हुई, लेकिन उसने सिर्फ 9 महीने जेल में बिताए। यही उसने लिखी मिनी KMAMPF, मेरा संघर्ष मतलब। इस किताब में उसने बताया उसकी सोच, उसकी नफरत, उस और भविष्य की योजनाएं। दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। म्यूनिक पुट्स सफल रहा, हिटलर जेल गया। दुनिया ने सोचा अब इसका अंत हो गया, लेकिन इतिहास में सबसे खतरनाक लोग तभी लौटते हैं जब उन्हें कम आंका जाता है। जेल से निकलने के बाद हिटलर बदला हुआ था, ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा चालाक और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। जेल में हिटलर ने एक बात समझ ली थी, सत्ता बंदूक से नहीं, कानून के रास्ते भी ली जा सकती है। अब उसका रास्ता था लोकतंत्र के भीतर से लोकतंत्र को खत्म करना। उसने तय किया तख्ता पलट नहीं, चुनाव, प्रचार और जनता की भावनाएं।
नाजी पार्टी का पुनर्गठन किया उसने और 1925 में नाजी पार्टी फिर से सक्रिय हुई। इस बार संगठन मजबूत, प्रचार और तेज, नेतृत्व पूरी तरह हिटलर के हाथ में। पार्टी के अंदर कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। नारा था, एक नेता, एक पार्टी, एक राष्ट्र। हिटलर समझता था, जो कहानी सुनाता है, वही इतिहास लिखता है। नाज़ियों ने इस्तेमाल किया अखबार, पोस्टर, सभाएं और रेडियो, हर जगह एक ही बात, जर्मन अपमानित है, दुश्मन मौजूद है और समाधान सिर्फ हिटलर है। यह प्रोपेगेंडा था, लगातार जोरदार और भावनात्मक। 1939 दुनिया आर्थिक संकट में डूब गई। जर्मनी पर इसका असर तबाही जैसा था। लाखों बेरोजगार, बैंक बंद, भूख और निराशा, सरकार कमजोर दिख रही थी। और ऐसे समय में हिटलर बोला, मुझे सत्ता दो, मैं जर्मनी को बचाऊंगा। लोगों ने सुना। 1930 के चुनाव में नाजी पार्टी दूसरी बार पार्टी बन गई। 1932 आते आते नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। हिटलर अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 30 जनवरी 1933 जर्मनी के राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया। सोचा गया, हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। यह सब बड़ी भूल थी। कुछ ही हफ्तों बाद जर्मन संसद राइख स्टेग में आग लग गई। नाजियों ने दुश्मन कम्युनिस्ट पर। हिटलर ने कहा, देश खतरे में है और उसी डर का इस्तेमाल करके उसने पास कार्रवाई, इमरजेंसी काम। इन कानूनों के तहत बोलने की आजादी खत्म, प्रेस पर रोक और बिना मुकदमे गिरफ्तारी, विपक्ष पर प्रतिबंध। लोकतंत्र कानून के अंदर ही मर चुका था। 1933 में इन एनाबलिंग एक्ट पास हुआ। अब संसद बेकार, कानून हिटलर बनाएगा। यहीं से हिटलर बन गया तानाशाह, बिना राजा बने, बिना ताज पहने। 1934 हिटलर ने अपने ही साथियों को जान से उनकी जान लेने की कोशिश की और जान से खत्म कर दिया उनको। ऐसे के नेता, पुराने दोस्त सब खत्म। संदेश साफ था, मेरे दोस्त रास्ते में जो आएगा वो बच नहीं पाएगा। राष्ट्रपति हिडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर ने राष्ट्रपति, चांसलर, सेना प्रमुख तीनों पद अपने हाथ में ले लिए। अब वह कहलाया फ्यूहरर, सर्वोच्च नेता। जर्मनी अब एक व्यक्ति के हाथ में था। यह कहानी अब सत्ता की नहीं थी। यह कहानी अब राजनीति की नहीं। यह कहानी है मानवता की हत्या की। जब एक इंसान एक विचारधारा के नाम पर करोड़ों मासूम लोगों को जान से उनकी खत्म करने लगे, जान लेने लगे। हिटलर की नफरत अब सिर्फ नफरत नहीं थी, अब वह कानून बन चुकी थी, नीति बन चुकी थी और सरकार का आदेश बन चुकी थी। सबसे पहला निशाना बने यहूदी। नस्ली सिद्धांत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नाजी विचारधारा कहती है जर्मन श्रेष्ठ नस्ल मतलब आर्यन, यहूदी दुश्मन गद्दार। यह विज्ञान नहीं था, यह झूठ था, लेकिन बार बार दोहराया गया झूठ लोगों को सच लगने लगा। 1935 में पास हुए नूरनबर्ग रेसियल लॉज, इन कानूनों के तहत यहूदियों की नागरिकता छीन ली गई। यहूदियों और जर्मन शादी अवैध बना दी गई। यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकाला गया। वे अब इंसान नहीं, दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए। यहूदियों को शहरों के अलग हिस्सों में जबरदस्ती भेजा गया। इन्हें कहा गया गेटो। गंदगी, भूखे, बीमारियां, भीड़, लोग भूख की वजह से उनकी जान जाने लगी और दुनिया चुप थी। 9 से 10 नवंबर 1938 इतिहास में जाना गया। क्रिस्टल लाल नागपुर में टूटे कांच की रात, यहूदी दुकानों को तोड़ा गया, सिनेगोग जलाई गई, हजारों गिरफ्तार, सैकड़ों लोगों की जान गई। यह संकेत था, अब हिंसा खुलेआम हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने शुरू किया फाइनेंशियल सॉल्यूशन, यहूदियों के समाधान की योजना, असल में सामूहिक हत्या। लोगों की को भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों से भरा गया। मंजिल मृत्यु शिविर था। ओसिविटीज ट्रेबेलिका सोबिएवार डाखाओ ने ये नाम नहीं, ये कब्रिस्तान थे। ये यहाँ गैस चेम्बर, जबरदस्त मजदूरी और भूख प्रयोग।
हर दिन हजारों लोगों की जान जाने लगी। तो ये थी आज की विशेष। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कमेंट में जरूर बताना। पार्ट सीखने के लिए कमेंट जरूर करना।